हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से जेएसएससी की जो हमारी सीरीज चल रही है डिस्कशन के, उसी सीरीज को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना चूकें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ज़्यादा समय यहाँ वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द वेव नंबर ऑफ द एक्साइटिंग लाइंस आर 80,315 per centimeter and the wave number for the Stokes line is 18,116 centimeter. Find the wavelength of the anti-Stokes line. आपको एक्चुअली कहा क्या गया कि जो एक्साइटिंग लाइंस है उनकी जो वेव नंबर है इस तरीके से दी हुई है। स्टोक्स लाइन जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी वाली होती है, ठीक है, वो 18116 में। तो आपको पूछा गया है कि एंटी स्टोक्स लाइंस की क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें डेफिनेटली बात है कि जो एंटी स्टोक्स लाइन होते हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली होती है। तो अगर हम बात करते हैं, देखने वाली बात है हायर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हायर वेव नंबर की बातें हम लोग जब कर रहेंगे तो आपको देखा ही पड़ रहा होगा कि डेफिनेटली वन जो स्टोक्स है, स्टोक्स का अगर आंसर 18116 है तो उससे ज़्यादा के ऑप्शंस में अगर आप देख पाते हैं डिनोमिनेटर में केवल एक यही क्वांटिटी और केवल एक यहाँ क्वांटिटी देख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये दो ऑप्शंस तो ऐसे भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर भी हम इसको पूरे के पूरे सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है और कैसे निकल सकता है। देखिए आपको सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए कि जैसे कि ये होता है एक्साइटिंग लाइन, ठीक है। इधर चले जाते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी मतलब एंटी स्टोक्स, और इधर लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब स्टोक्स लाइंस की बातें करते हैं, ओके। अब जब हमको पता है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक और बात, कि स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होती है वो एंटी स्टोक्स लाइन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। स्टोक लाइन की जो इंटेंसिटी होती है वो एंटी स्टोक लाइन की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों होती है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो देखते हैं ध्यान से, यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि एक्चुअली एक्साइटिंग लाइंस की जो वेव नंबर है वो 18315 दी हुई है और स्टोक्स लाइन की जो है 18116 18,116 पर सेंटीमीटर में। और आपको पता है कि जो वेव नंबर है और वेव के जो वेवलेंथ में जो इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी लैम्डा बराबर 1/v होता है। और अगर बात करते हैं ये जो पूरा फेनोमेना है वो किससे रिलेटेड है, रमन इफेक्ट से रिलेटेड है, रमन शिफ्ट से रिलेटेड है। तो रमन शिफ्ट अगर हम बात करते हैं स्टोक्स लाइंस के लिए लिखना चाहते हैं तो एक्साइटिंग का यानी डेल वी बराबर आपका वी नॉट माइनस वी एस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम डेल भी लिखना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम एंटी स्टॉक्स के लिए भी लिखना चाहते हैं सिमिलरली, तो एंटी स्टॉक्स जो होते हैं वो हायर वेव नंबर पे होती है माइनस एक्साइटिंग, ओके। यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर स्टॉक्स के लिए लिख रहे हैं तो ये रिलेशन, और अगर एंटी स्टॉक्स के लिए लिख रहे हैं तो ये रिलेशन, तो दोनों ही तो रमन शिफ्ट है, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि वी नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट, तो इस माइनस को इधर लेके चलेगा तो टू वी नॉट इक्वल टू वी ए प्लस वी एस, तो यहाँ से आपका वी ए कितना हो गया, टू वी नॉट माइनस वी एस, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको पता ही है कि यहाँ से टू वी नॉट की वैल्यू है वन, अब 18315 और वी एस की वैल्यू है 18116। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 36630 माइनस 18116, जब इससे सब्सट्रैक्शन किया तो ये जो वेव नंबर आ गया है वो आ गया 18515। तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होता है वो आपका इसका जो एंटी स्टॉक्स का हो जाएगा वो उसकी वेव नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/18514, ठीक है। तो ये चीज इसका आंसर होगा और उस हिसाब से अगर हम चले जाते हैं तो जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे करके क्या करना है। किसी हाइड्रोजन एटम में निम्नतम अवस्था में पहली उत्तेजित अवस्था तक इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कहा क्या गया, किसी एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में, न्यूनतम अवस्था में ग्राउंड स्टेट में है, उसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऐसे ही पता होने चाहिए, बहुत इजी सवाल है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कौन सा जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए और ये n इज इक्वल टू 2 के लिए।
आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो nth स्टेट में एनर्जी होती है वो आपका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर होती है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो एन की वैल्यू 1 दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। बेहद ही आसान सवाल है, कोई भी 11th का बच्चा बता सकता है। अगले में देखते हैं कि जो E2 है कि यहाँ से n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो -13.6/4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 4 दैट इज 3.4। यानी कह सकते हैं कि इस लेवल की जो एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस लेवल की जो एनर्जी है वो -3 पॉइंट ओके यहाँ पेन चलिए कोई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइट करना है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है इस स्टेट से इस स्टेट की ओर, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन देम। यानी आपको इसके पास कितनी एनर्जी, इसके पास, इनकी जो स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो जाएगा वो आपका होगा, ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर, -3.4 + 13.6, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाते हैं जो ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए था, आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन जो डी है इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।